Hi, today I will talk about the part third of the Indian Constitution. And as we know that we had 7 type of fundamental rights. जैसा कि हमको पता है कि हमारे पास जो है 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको रिमूव कर दिया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1978। तो जो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे वो 7 प्रकार के हुआ करते थे, लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको रिमूव कर दिया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1978 में। तो जो अभी हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है वो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि कवर किया गया है पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन ये होता है कि देखिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बल्कि ये हमारा अब लीगल राइट है। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो लीगल राइट के तहत में अब आता है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कवर करता है फ्रॉम आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो दिया गया है वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक ही दिया गया है। ठीक है, तो आज जो मेरा मेन पर्पस है वीडियो बनाने का, तो आज हम मेनली बात करेंगे आर्टिकल 12 के बारे में कि आर्टिकल 12 क्या है। सो माई सेल्फ अहमद एंड वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल यूपीएससी नॉलेज नेटवर्क। देखिए आर्टिकल 12 जो है ये स्टेट को डिफाइन करता है और बताता है कि कौन सी बॉडी और अथॉरिटी स्टेट है और कौन सी बॉडी और अथॉरिटी स्टेट नहीं है। ठीक है, अब देखिए किसी ने भी यदि आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया है या वायलेट किया है, तो आप उस फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करेंगे। और जो रिट पिटीशन आप कोर्ट में फाइल करेंगे वो हमेशा आप स्टेट के खिलाफ ही कर सकते हैं। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडी और अथॉरिटी स्टेट है और कौन सी बॉडी और अथॉरिटी स्टेट नहीं है, क्योंकि हम प्राइवेट बॉडी के खिलाफ रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए जो आर्टिकल 12 है ये डिफाइन करता है द टर्म स्टेट को, कि कौन कौन सी पर्सनालिटी या बॉडी अथॉरिटी स्टेट होगी या अंडर दी डेफिनेशन ऑफ स्टेट आएगी। तो देखिए वो फर्स्ट वर्ड जो इसका है वो है द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो द गवर्नमेंट का बात की जा रही है, इसका ये मतलब होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करिए। और जैसे ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करिए, इसका ये मतलब है कि ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रही है। तो देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन सी पर्सनालिटी या अथॉरिटी आता है, जैसे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपको आ जाएगा सबसे पहले प्रेसिडेंट आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाएगा और प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा टर्म यहाँ पे यूज किया गया है पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया। अब जैसे ही बात पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की आएगी तो इसका ये मतलब होता है कि ये बात कर रहा है यूनियन ऑफ लेजिस्लेचर के बारे में। तो देखिए यूनियन और लेजिस्लेचर के बारे में कौन सी पर्सनालिटी या बॉडी आ जाएगी, जैसे आ जाएगी प्रेसिडेंट, जैसे कि लोकसभा और जैसे कि राज्यसभा। उसके बाद ये तीसरा टर्म फिर स्टेट, मतलब यहाँ पे फिर जो है गवर्नमेंट का यूज किया गया, फिर सेकेंड टाइम में यहाँ पे गवर्नमेंट टर्म को यूज किया गया है। लेकिन अगर इसके बाद आप देखें द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द ईच स्टेट, इसका ये मतलब है ये जो गवर्नमेंट वर्ड का सेकेंड टाइम में यूज किया गया है, ये जो बात कर रहा है ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। अब जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है, इसका ये मतलब होता है कि ये बात कर रहा है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन सी बॉडी या पर्सनालिटी आ जाएंगे, जैसे कि गवर्नर आ जाएंगे, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएंगे, जैसे कि चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो वर्ड का प्रयोग किया गया था लेजिस्लेचर ऑफ द ईच स्टेट, है ना। तो जैसे ही लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, इसका मतलब है कि ये स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात कर रहा है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में कौन सी पर्सनालिटी या बॉडी आ जाएंगे, जैसे गवर्नर आ जाएंगे, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएंगे, द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाएंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये सारे टर्म्स हैं, मतलब कि कौन कौन सी बॉडी जो है अंडर डेफिनेशन ऑफ स्टेट आएगी, ये डिफाइन कर रहा है कौन? आर्टिकल 12। उसके बाद देखिए क्या डिफाइन करता है? ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज। जैसे कि हमको पता है लोकल बॉडी या लोकल अथॉरिटी, जैसे कि हम लोकल बॉडी के बारे में बात करें या लोकल अथॉरिटीज के बारे में बात करें, जैसे कि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। ठीक है, तो ये सब जो है लोकल अथॉरिटीज या लोकल बॉडीज में आती है। बट आप याद रखिएगा जो
लोकल अथॉरिटीज और जो लोकल बॉडीज है इसको तो आर्टिकल 12 में डिफाइन कर दिया, लेकिन जो अदर अथॉरिटीज है, जो अदर बॉडीज है, इसको ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है और ना ही जनरल क्लॉज ने डिफाइन किया है। इसलिए जो डिस्प्यूट का जो स्कोप बनता है वो अदर अथॉरिटीज में ही बनता है कि वो कौन सी बॉडी और वो कौन सी अथॉरिटी जो है अदर अथॉरिटीज के अंदर आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट के थ्रू ये बताया है कि कौन सी बॉडी और कौन सी अथॉरिटीज जो है अदर अथॉरिटीज के तहत आएगी, है ना, अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन उठता है कि जुडिशियरी क्या जुडिशियरी स्टेट के डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमने बताया कि देखिए व्हेन द जुडिशियरी एक्टिंग एज जुडिशियली वुड नॉट फॉल अंडर द स्टेट, है ना। जब एक जुडिशियरी जो है जुडिशियली एक्ट कर रही हो, मतलब कि जब कोई केस हियरिंग कर रही हो, तो जुडिशियरी जो है स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगी। आप इस बात को याद रखिएगा, जब कोई जुडिशियरी जैसे केस हियरिंग वगैरह कर रही हो, ठीक है ना, तो वो जो जुडिशरी है वो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगी। बट व्हेन इट परफॉर्म्स एनी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, लेकिन जब जुडिशरी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही हो, जैसे कि एग्जाम कंडक्ट करवा रही हो, जैसे कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करवा रही हो, then the judiciary will fall under the definition of the state। आप ये इस बात को याद रखिएगा। इसका एक सीधा एग्जांपल है कि जैसे कि आपको पता होगा कि हाई कोर्ट जो है वो जुडिशरी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। यदि हाई कोर्ट जुडिशरी का एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो उस टाइम में जो है जुडिशरी जो है विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए लोकल अथॉरिटीज जो है उसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 3 सब क्लाउज 31 ऑफ द जनरल क्लाउजेस एक्ट 1897 में। ठीक है, ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि लोकल बॉडीज अथॉरिटीज क्या होता है, जैसे कि पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्सेट्रा जो है ये अदर मतलब लोकल अथॉरिटी में आती है, जिसको आर्टिकल 12 ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। और जैसा कि हमने बताया कि जो अदर अथॉरिटीज है इसको ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है और ना ही जनरल क्लाउज ने डिफाइन किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट के थ्रू ये डिफाइन किया है कि कौन सी बॉडी और कौन सी अथॉरिटीज जो है अदर अथॉरिटी के तहत आएगी। ठीक है, तो चलिए हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखते हैं जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन किया है कि कौन सी बॉडी या कौन सी अथॉरिटीज जो है स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे पहला केस है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ द मद्रास वर्सेस संताबाई। ठीक है, अब एक्चुअली हुआ क्या था इस केस में कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें उसने कहा कि वो फीमेल स्टूडेंट का एडमिशन नहीं करना चाहती है, ठीक है, या नहीं करेगी। ठीक है, इट वाज नथिंग बट द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 15, मतलब कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मतलब कि आप मतलब सेक्स के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ फिर इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो कोर्ट ने यहाँ पे एजेस्डम जेनरिस लगा दिया। जब यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने कहा कि हम फीमेल स्टूडेंट को एडमिशन नहीं लेंगे, तो इस चीज को मतलब कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो कोर्ट ने क्या किया यहाँ पे एजेस्डम जेनरिस लगा दिया। ठीक है, अब देखिए एजेस्डम जेनरिस का मतलब ही होता है सेम काइंड या द सेम नेचर। ठीक, हम आपको एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि मैं बोलूं कि बाइक, कार और बस। ठीक है, बाइक, कार और बस, यहाँ पे मान लीजिए कि बस लिखा हो। ठीक है, ठीक है, और हम यहाँ पे आपको डैश दे दें और आपको बोले कि यार इसको फुलफिल कीजिए, तो देखिए यहाँ पे बाइक, कार और बस लिखा हुआ है, तो आप जो यहाँ पे कुछ भी डालेंगे तो वही डालेंगे जो व्हीकल के कैटेगरी में आता हो। ठीक है, तो मतलब ये कि आप यहाँ पे ऑटो रिक्शा डाल सकते हैं, ठीक है, रिक्शा डाल सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जजेस ने ये कहा कि आर्टिकल 12 में जो लिखा है वो लिखा है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटीज, है ना। अगर हम इन तीनों में अगर एजेस्डम जेनरिस लगाते हैं तो ये तीनों जो है गवर्नमेंटल या सॉवरेन नेचर की बॉडी है। ठीक है, क्या है, गवर्नमेंटल या सॉवरेन नेचर की ये तीनों बॉडी है। तो इसमें कोई भी चीज अगर हम ऐड करेंगे तो वो भी कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंटल या सॉवरेन नेचर के होने चाहिए, जबकि जो यूनिवर्सिटी है वो
सॉवरिन नेचर के नहीं है। मतलब सिंपल मीनिंग इज दैट एजेंडम जनरस हैज बीन यूज्ड इन दिस केस। सो इफ एन बॉडी or authority does not exercise sovereign function, that will not fall under the definition of a state in other authorities, है ना। यदि कोई बॉडी या कोई अथॉरिटीज गवर्नमेंटल या सॉवरिन नेचर के नहीं है तो वो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगी। ऐसा कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किस केस में? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संताभाई केस में ऐसा कहा गया। आप इस बात को याद रखिएगा। लेकिन ये जो एजेंडम जनरस वाली जो अप्रोच थी इसको कैंसिल कर दिया गया था उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो कॉमन जेनस बिटवीन द अथॉरिटीज मेंशन्ड इन आर्टिकल 12। तो आप याद रखिएगा ये जो एजेंडम जनरस वाली जो अप्रोच थी इसको कैंसिल कर दिया गया था। किस केस में? उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में इसको कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कुछ और केस देखते हैं, जैसे कि राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, ठीक है। अब इस केस में हुआ गया था, ये एक प्रमोशन से रिलेटेड डिस्प्यूट था। इसमें ये क्लेम किया गया था कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है प्रमोशन में, जो कि वायलेशन है अंडर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16, ठीक है। तो इस केस को ये जो केस किया गया था वो किसके खिलाफ किया गया था? राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड के खिलाफ किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे सारी बॉडीज जो लॉ के द्वारा बनाई गई है ना, यदि उनके पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सकती है तो सच बॉडीज शुड बी क्वालिफाइड एज स्टेट इन अदर अथॉरिटीज। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यदि कोई बॉडी है ना, अगर वो लॉ के द्वारा बनाई गई है, अगर उसके पास इतना पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सकती है तो ऐसे बॉडी जो है स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। ऐसा किसमें कहा गया था? राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल केस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सच बॉडीज, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सच बॉडीज मस्ट बी परफॉर्मिंग गवर्नमेंटल या सॉवरिन फंक्शन। मतलब ये कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि सारी बॉडीज जो है वो गवर्नमेंटल या सॉवरिन फंक्शन करती हो, है ना। तो आप याद रखिएगा इस केस में राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड को स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया और इस केस के हिसाब से जो यूनिवर्सिटीज है ना, वो भी स्टेट के कैटेगरी में आ गई। मतलब कि जो फर्स्ट केस हमने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संताबाई जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट के कैटेगरीज में नहीं आती है या स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आती है। लेकिन राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल केस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसके हिसाब से जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी जो है स्टेट के डेफिनेशन में, स्टेट के कैटेगरीज में आ गए, ठीक है। लेकिन इस केस ने एक सवाल उठा दिया कि वे सारी बॉडीज जो लॉ के तहत बनाई गई है ना, लेकिन ये सारी बॉडीज जो मेनली कमर्शियल पर्पस के लिए बनाई गई है, क्या वो भी स्टेट होंगे? मतलब राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल केस में क्या कहा गया था? वो सारी बॉडीज जो लॉ के द्वारा बनाया गया है ना, अगर उसके पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सकता है तो ऐसे सारी बॉडीज जो है वो स्टेट होंगी, ठीक है। लेकिन इसने एक ऐसा क्वेश्चन को खड़ा कर दिया कि क्या वो सारी बॉडीज जो लॉ के द्वारा तो बनाई गई है लेकिन वो बॉडी का जो मेन पर्पस है वो कमर्शियल पर्पस है ना। तो जो बॉडी कमर्शियल पर्पस के लिए भी बनाई गई है क्या वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आएगी, ठीक है। तो इस सवाल का जो जवाब मिला था वो मिला था सुखदेव वर्सेस भगत राम केस में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सारी बॉडीज जो लॉ के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, सच एज द ONGC LIC IFSC, वे सब बॉडीज स्टेट होंगी अंडर other authorities because these bodies perform very close to governmental or sovereign function. So all those bodies which was set up under a statute will fall under other authorities,
ठीक है। तो याद रखिएगा जैसे कि ONGC, LIC, IFSC, ये सारी जो बॉडीज हैं ये भी स्टेट के डेफिनेशन में आती है, आप इस बात